वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में जितने भी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम कराए गए थे उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2/2/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके जो है इतने शिफ्टों में जो एग्ज़ाम कराए गए थे, तो जो भी आपको पीला में देखने को मिल रहा है उसके सारे शिफ्टों के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए। अगर वो वीडियो देखना है आपको तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 2/2/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 1/36.88 यानी कि 1/8 का मान 0.0276 है तो इतने का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया कि इस तरीके से कि 1/36.18 किसके बराबर है, 0.0276 के बराबर है। क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा आपका 1 पर 4 शून्य, यानी कि 276 बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 276 बराबर दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर से 4 शून्य, यानी कि 0.003618 ये आपका वैल्यू होगा। क्या आपको होगा आपका, सॉरी, 1/0.003618 वैल्यू होगा। यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 3 6 1 7 है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कितने आए, 3 3 6 आए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 10 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2760 किसके बराबर हो जाएगा, 1/, ये 10 आपका यहाँ पर भाग में चला आएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 0.0003 618 के बराबर होगा। यानी कि इतने का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2760। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स और वाई लासा यानी कि एलसीएम 2079 है और मासा यानी कि एचसीएफ 27 है। यदि एक्स का मान 189 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे आपके जो एनटीपीसी में इस फार्मूला से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो फार्मूला ये याद रखिएगा। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 189। दूसरी संख्या में निकालनी है यानी कि y का वैल्यू निकालना है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना दिया गया है, 2079 दिया गया और एचसीएफ यानी कि महत्तम 27 दिया गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 189 यानी कि 9 8 7, आपका यहाँ पर 189 यानी कि 9 8 17, ये कितने बार में चला जाएगा, 11 बार में यहाँ पर चला जाएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 27 इंटू 11 करेंगे तो 270 और 27 कितना हो जाएगा आपका 297। और ये दूसरी संख्या किसका वैल्यू था, वाई का वैल्यू है, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया 297। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंपल सा, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 बटा नीचे कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 में से 1 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 13 में से 1 गया तो 12, तो 12/12 आपका कितना हो जाएगा, आंसर 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सिंपल सा, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 9 12 16 और 8 के एलसीएम आपके 72 144 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 144 एलसीएम। 9 से यहाँ पर आपका कितने बार में चला जाएगा, 16, 16 से आपका कितना हो जाता है 112, कितना हो जाता है आपका 112 माइनस 12, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, 12 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 प्लस 16 नमा तो 13 नमा कितना हो जाएगा 117 माइनस, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 से यहाँ पर आपका 8
एक 8 64 यानी कि 18 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? जोड़ने पर 112 और 117 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 2 9, 11 दूनी 22, माइनस 132 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -150 बटा नीचे कितना हो जाएगा? 144। यहाँ पर अंतर आपका कितना हो जाएगा? 50 और 29 आपके हो जाएंगे 79/144। तो यहाँ पर आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। जब भी आपका दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर √3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाता है आपका? ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाता है 0। कैसे 0 हो जाता है? जब a प्लस बी आपका यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसे अगर कुछ समय के लिए यक्स मान ले और ए क्यू प्लस बी क्यू हमें निकालना हो तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? यक्स क्यू माइनस 3 यक्स होता है। और यक्स यहाँ पर वैल्यू कितना है? √3। √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 3 यक्स का वैल्यू कितना है? √3, तो 3√3। ये दोनों आपस में कट गया तो कितना आ जाएगा? वैल्यू 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ए प्लस बी का वैल्यू √3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर इसे हम लोग ए मान ले, इसे हम लोग बी मान ले, तो ए प्लस बी का वैल्यू √3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर। तो यहाँ पर जो है जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है? यक्स है। और उसका जो है जो सप्लीमेंट यानी कि ये जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल किसका कितना है? इसका आधा है, यानी कि x/2 है। हम लोगों ने मान लिया कि एक एंगल यक्स है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल इसका आधा यानी कि x/2 है। दोनों का योग सप्लीमेंट्री के बराबर होगा। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हल कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका? 3x/2 बराबर 180। 3 से काटेंगे 180 को 60 बार में चला जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। लेकिन क्या पूछ रहा था? एंगल के उसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा था। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना था? x/2। तो क्या करेंगे? x का वैल्यू कितना? 120 है। उसका क्या करेंगे? हाफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका सिंपल सा, इसे सिंप्लीफाई करना, हल कर लेंगे। 6 4 कितना होता है? 10। 10 को 2 से काटेंगे 5 बार में चला जाएगा। 5 × 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? 20 5 25। 25 में से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा आंसर? 22। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि पर परिपक्वता पर 175 रुपये हो जाती है। तो निवेशित राशि कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन जो है खुद में कितना होता है? 100% होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि एक साल में 5% का ब्याज लगता है। टोटल कितने वर्षों तक लगता है? 8 वर्षों तक लगता है। तो अगर एक साल में 5% ब्याज लगता है तो 8 साल में टोटल कितना ब्याज लगेगा? 40% का ब्याज लगेगा। तो अमाउंट बराबर आपका क्या हो जाता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। टोटल कितना हो जाएगा? 140%। और यहाँ पर जो 175 रुपया वैल्यू दिया गया वो क्या दिया गया? अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया, यानी कि 140% का वैल्यू कितना? 175 रुपये के बराबर है। तो क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ पर से आपका 7 से कटेगा तो 7 से काट लेते। 7 दूनी 14 20, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में और 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 बार में। हमें क्या चाहिए? मूलधन यानी कि निवेशित राशि यानी कि धन राशि पूछी जा रही है। यानी कि हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। तो 4% का वैल्यू 5 रुपये है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? सॉरी 100 से नहीं गुना करेंगे 25 से, क्योंकि 100% बनाना है तो 25 से गुना करेंगे। 100 से नहीं 25 से। तो 25 चौक कितना हो जाएगा आपका? 100% बराबर किसके हो जाएंगे?
25 25 125 रुपये, यानी कि मूलधन कितनी थी तो 125 रुपये थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ कर सकते हैं। तो 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उसी फर्श को कितने दिन में साफ करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक आपका MDH फार्मूला होता है, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। MDH फार्मूला मैन इंटू डेज इंटू आवर अपॉन क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू S2 बाई आपका क्या हो जाता है, काम का दूसरा हो जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, MDH फार्मूला से ध्यान रख सकते हैं। तो कितना व्यक्ति है, 12 व्यक्ति, कितने दिनों में काम को कर सकता है, 4 दिनों में काम को कर सकता है 12 झाड़ू की मदद से। तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक झाड़ू पकड़ेंगे, तो झाड़ू से यहाँ पर कोई भी परिवर्तन क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर झाड़ू की जरूरत है। तो 12 व्यक्ति 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 व्यक्ति इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 2 से 8 4 बार में, सॉरी 4 से 8 2 बार में, और 2 से 12 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 8 व्यक्ति 8 झाड़ू से उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 के भाजकों की संख्या यानी कि फैक्टर का नंबर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 120 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कैसे निकालना है, एक तो हो जाता है डायरेक्ट तरीका, आप खुद से अगर तोड़ना जानते हैं तो तोड़ सकते हैं। इसे आपका क्या हो जाता है, आपका 5 या 15 8 120, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर इस तरीके से फैक्टराइजेशन डायरेक्ट अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, वरना आप यहाँ पर इस तरीके से बेसिक से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 2 से तो 60, 2 से तो 30, 2 से तो आपका 15, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 से तो 5। तो 2 कितने बार आ गई, 3 बार। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, 2 पे पावर क्यूब, सही है। 3 एक बार है तो 3 इंटू 5। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम लोग ने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर भाजकों की संख्या पूछी जा रही है। तो भाजकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर एक पावर है, कुछ पावर नहीं है तो एक पावर है। तो यहाँ पर जो पावर रहता है उसमें क्या करते हैं, +1 ऐड करके आपस में क्या कर देते, गुना कर देते, वही आपकी क्या हो जाती है, कुल भाजकों की संख्या हो जाती है। तो पावर कितना है, 3 है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे 4, पावर 1 है 1 ऐड करेंगे 2, पावर 5 पर पावर 1 है 1 ऐड करेंगे तो 2। तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 120 के टोटल कितने भाजक है, तो 16 भाजक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दी गई तालिका में निर्दिष्ट वर्षों के दौरान किसी दी गई वस्तु का प्रति केजी अधिकतम मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये इधर आपका क्या दिया गया है, वर्ष का नाम दिया गया, यहाँ पर मात्रा दी गई है, यानी कि उस वर्ष में कितना केजी जो है ये खरीदा गया, और उसका मूल्य यानी कि जितना केजी खरीदा गया उसका मूल्य कितना है वो आपका इधर दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 1 केजी का मूल्य कितना था, क्या करेंगे, कुल मूल्य में से मात्रा का डिवाइड कर देंगे, यानी कि कुल मूल्य कितना था 230 रुपया, और कितना केजी था 110 केजी। तो डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 दशमलव समथिंग आएगा। यहाँ पर उसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 95 से 210 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे 340 को 125 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर 13 से 430 को 130 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 0 चला गया। यहाँ पर 13 3 39 हो रहा, यानी कि सबसे अधिक जो है मूल्य जो है प्रति केजी किसका हमें निकला है, 1996 वाला का निकला है। कितने रुपये प्रति केजी है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 13 3 39, 4 फिर से 13 3 39, यानी कि 3.3 समथिंग आपका इतने रुपये प्रति केजी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका जो है 2 पॉइंट समथिंग है, तो सबसे अधिक पूछा जा रहा था तो सबसे अधिक 3.3 आपका यही है। न्यूनतम पूछा जाता तो फिर आपका कोई और आंसर होता, अधिकतम पूछा जा रहा था तो 3.3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी की सेवा बाधित हो गई।
उसकी चाल घटकर वास्तविक चाल की 4/5 रह जाती है। इस कारण यह 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर हुई होती तो यह 36 मिनट की देरी से चल रही होती। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल यानी कि आपका शुरुआती जो है रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो पहले तो आप एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर आपका क्या हो जाता है, डिफरेंस इन डिस्टेंस। डिफरेंस इन डिस्टेंस यानी कि दूरी के बीच का अंतर, डिफरेंस इन डिस्टेंस, बाई आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन टाइम यानी कि समय में अंतर। डिफरेंस इन क्या हो जाएगा, टाइम। तो यानी कि स्पीड बराबर डिफरेंस इन डिस्टेंस यानी कि दूरी में का अंतर बटा डिफरेंस इन टाइम यानी कि समय का अंतर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमें समय निकालना होगा। क्या करेंगे, समय निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पर एक डिस्टेंस कितनी है, यानी कि शुरुआत में जो है कितने दूरी के बाद जो है रेलगाड़ी धीमी हो जाती है, तो 30 किलोमीटर के बाद गाड़ी धीमी हो जाती है। और दूसरी बार जो है इससे 18 किलोमीटर दूर यानी कि 30 किलोमीटर से भी 18 किलोमीटर दूर यानी कि 18 जोड़ देंगे तो 48 किलोमीटर दूर जाकर क्या हो जाती है, रेलगाड़ी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर से तो हम लोग डिस्टेंस यानी कि दूरी का डिफरेंस यहाँ पर से निकाल लेंगे, लेकिन समय का भी डिफरेंस निकालना होगा। तो समय का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, शुरुआती चाल आपकी कितनी थी, सॉरी खराब होने के बाद जो है रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 4 यूनिट। और जो है चाल का अंतर कितना था, 5-1 यानी कि 5-4 यानी कि 1 यूनिट। और यहाँ पर जो है पहले वाले में समय का जो है समय कितना अधिक यानी कि समय कितने देरी से पहुँचती है, तो 45 मिनट में। तो इंटू क्या कर देंगे 45, कितना आ जाएगा आपका 180 मिनट, कितना आ जाएगा 180 मिनट। फिर उसी के हिसाब से दूसरे वाले में जो है 4 की चाल से चलती है गाड़ी खराब होने के बाद, चाल का अंतर कितना 1 है। कितने यहाँ पर जो है कितने मिनट कितने देरी से चलती है यानी कि कितने देरी में पहुँचती है, तो 36 मिनट देरी में पहुँचती है। 3×36 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 144 मिनट। तो यहाँ पर हमें समय भी पता चल गई, दूरी भी पता चल गई। तो समय का भी अंतर निकाल लेंगे, दूरी का भी अंतर निकाल लेंगे और समय का भी अंतर निकाल लेंगे। तो हल कर लेंगे यहाँ पर से, स्पीड बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन डिस्टेंस यानी कि दूरी में अंतर कितना 18 किलोमीटर, और आपका समय में अंतर आपका कितना है यहाँ पर से 50-30 यानी कि 36 है। लेकिन हमें जो यहाँ पर जो दूरी है वो किस में है, किलोमीटर में है। तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, क्योंकि हमें जो चाल चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 36 को क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपकी चाल आ जाएगी। 6 से काटेंगे 18 को, 18 से 36 2 बार में चला जाएगा, और 2 से 60 30 बार में चला जाएगा। यानी कि चाल कितनी हो गई रेलगाड़ी की, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, चाल हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 24 अर्ध कुशल श्रमिकों को उसी कार्य को पूर्ण करने हेतु 15 दिन का समय लगता है। तो 12 कुशल श्रमिक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से 3 कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो कार्य छोड़कर जाने वाले 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्ध कुशल श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए ताकि कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेते कि कुशल श्रमिक को क्या कर सकते हैं, कुशल श्रमिक को ए से हम लोग डिनोट कर देते हैं, यानी कि कुशल श्रमिक की कार्य क्षमता ए है, और अर्ध कुशल श्रमिकों की कार्य क्षमता हम लोग मान लेते हैं कि बी है। तो अगर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता ए है तो 18 व्यक्ति की टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 18 है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क यहाँ पर जो एक व्यक्ति की कार्य क्षमता ए, तो 18 की कितनी हो जाएगी, 18 कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो इधर आपका टोटल वर्क हो गया। उसी काम को 24 अर्ध कुशल यानी कि 24 व्यक्ति की कार्य क्षमता अगर एक की बी है तो 24 की कितनी हो जाएगी, 24 भी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो इधर भी टोटल वर्क दोनों सेम काम को करते हैं तो टोटल वर्क क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे। हल कर लेते हैं यहाँ पर से 12 से 24 2 बार में, 2 से 18 9 बार में, 3 से यहाँ पर 9 3 बार में, यहाँ पर 5 बार में।
यानी कि यहाँ पर से ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5 और बी की कितनी आ गई यहाँ पर से 3। यानी कि जो कुशल कार्य श्रमिक है उसकी कार्य क्षमता 5 है और जो अर्ध कुशल श्रमिक है उसकी कार्य क्षमता 3 है। तो यहाँ पर बोला गया था कि 3 कुशल श्रमिक कार्य छोड़कर जाते हैं, तो 3 कुशल श्रमिकों की कुल कार्य कितना करेगा एक दिन में। अगर कुशल श्रमिक है तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 कुशल श्रमिक कुल कितना काम करेगा, 5 या 15 काम करेगा। और इस काम को अब जो है इस काम को अब करेगा कौन, इस काम को अब अर्ध कुशल श्रमिक करेंगे। कितने की कार्य क्षमता से, 3 की कार्य क्षमता से। तो अगर टोटल 15 काम है तो 3 की कार्य क्षमता से अगर डिवाइड करते हो तो क्या निकल जाएगा, अर्ध कुशल श्रमिकों की संख्या निकल जाएगी जो 3 कुशल श्रमिकों को हस्तांतरित करेगी। तो 3 से 15 काटेंगे 5 बार में चला जाएगा। यानी कि अगर 3 कुशल श्रमिक हटते हैं तो हमें 5 अर्ध कुशल श्रमिकों को शामिल करना होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर जो है दिया गया है कि फलन, ये आपका यहां पर दिया गया है a-1/2, ये आपका a-1/2 नहीं था, a-1/2 था आपका, से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं होता है, a-½ बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो a बराबर a का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ। यहाँ पर क्या कर देंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 है a³, तो क्या करेंगे 1/2, a का वैल्यू तो 1/2 आया, इसका क्या कर देंगे होल क्यूब, -12, a का वैल्यू कितना है 1/2, इसका क्या कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, +14, a का वैल्यू कितना 1/2 माइनस कितना है 3। हल कर लेते हैं यहाँ पर से 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 -3। हल कर लेते 4 से 12 3 बार में, 2 से 14 7 बार में, 4 से 8 कितने बार में 2 बार में। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे टोटल 3 3 6 और यहाँ पर -6 + 7 यानी कि 1/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा एलसीएम करने पर 3/2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स किसी कार्य को उतनी ही तेजी से पूर्ण कर सकता है जितनी तेजी से वाई और जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को पूर्ण कर सकती है। यक्स और वाई एक साथ मिलकर उस कार्य को जेड से 3 गुना तेजी से पूर्ण कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो जेड को अकेले उस कार्य को पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस लाइन में हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है इस लाइन में क्या बोला गया कि यक्स और वाई का जो मिलाकर कार्य क्षमता वो जेड से कितना गुना है, 3 गुना है। यानी कि इफिशियंसी जो है अगर जेड का 1 यूनिट इफिशियंसी है तो एक्स प्लस वाई की कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। और टोटल वर्क का मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो दोनों मिलकर नहीं, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर जो है कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं। कुल कितने की कार्य क्षमता से, 3 और 1 4 की कार्य क्षमता से। और ये जो आपका आ गया वो क्या हो गया, ये 15 इफिशियंसी 15 जो आपका टाइम है, 4 जो आपकी इफिशियंसी है, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को करेगा कौन, जेड। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क तो हमें पता है, करेगा कौन, जेड। तो जेड की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 15 × 4 60/1, यानी कि जेड जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 60 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योग 1 लाख है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहला दूसरा सीपी, नीचे में फिर आपका एसपी हो जाता है। तो सीपी में पहले बस बाइक को जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5,
यानी कि 5 यूनिट की कोई बाइक जो 1 यूनिट के लाभ यानी कि 6 यूनिट में बेच दिया जाता है। और दूसरे को जो है 20% की हानि यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, यानी कि 5 यूनिट की कोई बाइक जो है 1 यूनिट के लॉस यानी कि 4 यूनिट में बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पर एसपी तो यहाँ पर 6 यूनिट है, यहाँ पर 4 यूनिट है, यानी कि एसपी समान नहीं हो रही है। तो एसपी हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में जो है क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 2 से। और यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो एसपी आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। कितना हो जाएगी, यहाँ पर 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 4 तिया 12, यानी कि 12 आपकी एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गई, समान हो गई। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाइक का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि बाइक का क्रय मूल्य कितना था, पहले बाइक का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना था, 5 दूनी 10 यूनिट, यानी कि हमें वैल्यू किसका चाहिए, 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए। लेकिन हमें जो है 1 यूनिट का वैल्यू तो पहले पता चले, तभी तो 10 यूनिट का वैल्यू पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर से जो है बोला गया कि दोनों बाइक का क्रय मूल्य का योग कितना, 1 लाख है। तो टोटल जो है दोनों बाइक का क्रय मूल्य यूनिट में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 यूनिट। और 25 यूनिट का वैल्यू जो है रुपये में कितना है, 1 लाख रुपये के बराबर है। 25 से काटे कितने बार में चला जाएगा, 4000 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4000 रुपये के बराबर। पूछा क्या जा रहा है, 10 यूनिट का वैल्यू। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4000 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या में 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 3 इंटू कितना, यानी कि 3 के बाद जितना अंक है उतना ही क्या हो जाएगा, 10 पर पावर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो यहाँ पर जो है 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पे पावर 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कारों का चाल का अनुपात 2:3:4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी को तय करने के लिए जाने वाले समय का क्रमशः अनुपात कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर चाल का अनुपात 2:3 है तो इसी का इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाता है, समय होता है। यानी कि चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर मान ले कि तीनों कार्य, ये पहला कार्य, ये दूसरा कार्य है, ये तीसरा कार्य है, तो तीनों के अगर चाल का अनुपात 2:3:4 है तो उनका टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा। तो अगर पहले का टाइम का अनुपात चाहिए तो पहले को छिपाएंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे बाकी 2 अंकों को, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात। दूसरा वाले को चाहिए तो दूसरा को छिपाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपात। तीसरे वाला का चाहिए, तीसरा को छुपाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। क्या करेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:4:3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत तक की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता। वृद्धि कितने की गई लंबाई में, यानी कि कमी कितने की करनी पड़ेगी, 70 यूनिट की कमी, चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। किसमें, 70 अगर वृद्धि हुई तो 100% से वो संख्या कितनी हो गई होगी, 170 हो गई होगी। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सुनना आपका चला गया, 700 बटा आपका 17%, कितना हो जाएगा आपका, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौक 68 आपका, 17 चौक 68। अभी कितने बचे, 2 17, यानी कि 41 समथिंग आएगा, 41% के लगभग आपका आएगा। यहाँ पर आपका 59% है, ये आपका गलत होगा। ऑप्शन में या आपके परीक्षाओं में शायद गलत ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर या तो 41 होगा या फिर 41 या फिर 42 के लगभग आप बोल सकते हैं कि कमी करनी पड़ेगी हमें, किसमें, चौड़ाई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो सारी संख्या है कि कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल ऐसी कितनी संख्या है जो 50 से विभाज्य है। इसका निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर जो भी पहले
अंक दिए गए हैं, फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया गया है, उसमें से क्या करेंगे, पहले 50 निकाल लेते। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ अगर यहाँ पर से 2 निकाल ले, क्या निकाल ले, 2 निकाल ले, और यहाँ पर से 5 पे पावर 2 निकाल ले। कितना निकाल ले, 5 पे पावर 2। तो अंदर आपका क्या बच जाएगा, अंदर आपके बच जाएंगे 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर आपका 3, 5 पे पावर आपका 2 इंटू 7 पे पावर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपके इसके गुणज कितने हो जाएंगे, 5 पचे 25 दूनी 50, और ये जो है 50 का क्या है, गुणज है। यानी कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पावर दिख रही है उसमें क्या कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, यानी कि कितने गुणनखंड है उनकी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि कितने से विभाज्य होंगे उसे निकालने के लिए जो आपका यहाँ पर पावर है उसका, उसमें क्या करेंगे, +1 ऐड करके सभी को गुणा कर देंगे, तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी जो 50 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हल करें, पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे 3 आपका, इंटू 3 है पावर तो 1 जोड़ देंगे 4, 2 है तो 3, 2 है तो 3, कितना हो जाएगा आपका टोटल, 4 तिया 12, तिया 36, तिया आपका कितना हो जाएगा 108। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 100 का, यानी कि 100 से कितने संख्या विभाज्य है। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पे पावर 2 निकाल लेते हैं बाहर है, और 5 पे पावर 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर आपका क्या बच जाएगा, अंदर आपके बच जाएंगे 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू आपका 7 पे पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इतने का गुणज कितना होता है, 5 पचे 25, चौक आपका कितना हो जाएगा 100, और ये जो है क्या है 100 का विभाज्य है, यानी कि 100 से जो है विभाज्य होते हैं इतने सारे संख्याओं। तो यहाँ पर जो है ये कितने हो जाएंगे, पावर क्या करेंगे, +1 ऐड करके गुना कर देंगे सभी में, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर पावर 1 है तो 2, 1 ऐड करेंगे, 3 1 4, 2 1 3, 2 1 आपका कितना हो जाएगा 3, सभी को गुना कर देंगे यहाँ पर आपस में, कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12 दूनी 24, तिया कितना हो जाएगा 72। और एक यहाँ पर से हमें पता चल गया कि 50 से कटने वाले कुल अंक कितने 108 है, और 100 से कितने है 72 है। तो अगर हमें सिर्फ 50 से कटने वाले अंक चाहिए तो क्या कर देंगे, 108 माइनस 72, तो 108 माइनस 72 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28, 28 से 8 आपके कितने हो जाते हैं 36। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त में x और y लंबाई वाली 2 जीवाएं केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण आंतरित है। इस परिदृश्य के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, यह से पूछा जा रहा है। इस तरीके के प्रश्न में मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बोला क्या जा रहा है असल में क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और यहाँ पर क्या दिए गए, 2 जीवाएं दी गई, यानी कि कॉर्ड दिया गया। एक की लंबाई आपकी कितनी है, x है, और दूसरे की लंबाई कितनी है, y है, कितनी है आपकी y है। और यहाँ पर से जो है, यहाँ पर से ये जो है त्रिज्या हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, कि त्रिज्या आपकी क्या है, स्मॉल r है। और यहाँ पर दिया गया है कि एक कोण जो है, यहाँ पर कोण जो है कितने बनाती है, एक जीवा पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, और दूसरे पर जो है कितनी बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दोनों त्रिज्या क्या आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगी। तो अगर तीनों एंगल 60-60 डिग्री है तो तीनों जो भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर ये जो आपकी यक्ष जो आपकी भुजा की लंबाई थी वो असल में क्या है, यक्ष बराबर आपकी क्या है, त्रिज्या के बराबर, यानी कि जो आपका कॉर्ड यानी कि जीवा है वो असल में त्रिज्या के बराबर है। तो यक्स का तो यहाँ पर त्रिज्या के बराबर वैल्यू आ गया, लेकिन वाई कॉर्ड का भी हमें वैल्यू चाहिए, तभी तो यक्स और वाई रिलेशन में हम लोग बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या आपकी बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना रही है। यहाँ पर आपकी क्या है, त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, तो ये जो आपका एक तरीके से हाइपोटेनस हो जाता है, तो आर और आर का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपकी क्या निकलेंगे, √2r, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2r। तो r का वैल्यू यहाँ पर x है, और यहाँ पर से जो है r का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपके r के वैल्यू हो जाएंगे y/√2। तो यहाँ पर से r बराबर x है, यहाँ पर r बराबर y/√2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, r का वैल्यू बराबर कर सकते हैं, r बराबर x है, यानी कि x बराबर आपके कितने हो जाएंगे, y/√2। तो
तो यहाँ पर से आपके कितने हो जाएंगे, √2x बराबर क्या हो जाएंगे, आपका y आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 क्या है, y बराबर √2x या फिर √2x बराबर y, बोलिए आपका दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 20% स्प्रिट वाले 50 लीटर के एक द्रवीय विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है तो परिणाम विलयन में स्प्रिट का प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि शुरुआत वाले जो है विलयन में स्प्रिट की मात्रा कितनी थी लीटर में, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो टोटल जो है मिश्रण कितने थे, 50 लीटर, उनमें से 20% क्या थी, स्प्रिट थी। तो 50 लीटर का 20% कितना हो जाएगा, 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर शुरुआती विलयन में जो है 10 लीटर क्या था, स्प्रिट था। अब जो है नया द्रव्य विलयन जो है टोटल कितने लीटर की हो गई, 50 में 10 लीटर क्या मिला दिया गया, जल मिला दिया गया। तो नया विलयन टोटल कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर। तो हमें जो है 10 लीटर क्या थी, स्प्रिट थी। अब तुलना किससे करना है, नए वाले विलयन से तुलना करना है। कितने लीटर है, 60 लीटर। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 चला गया, 100/6 आपका कितना हो जाएगा, 16.2/3%। नए विलयन में क्या है, इतने प्रतिशत अल्कोहल की मात्रा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घन का आयतन 324 सेंटीमीटर क्यूब है जिसे पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:2 है। तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई वस्तु यानी कि कोई भी जो चीज़ है उसे पिघलाकर किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम के आधार पर बदला जाता है। तो यहाँ पर जो है घन का आयतन दिया गया, तो घन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आके कन्फ्यूजन है, इसे 3x 2x 2x मान लेते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 x³ हो जाएगा। और टोटल किसके वॉल्यूम के बराबर है, तो 324 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो 12 से यहाँ पर काट लेते तो 12 दूनी 24, 12 7 84। तो x³ बराबर आपका कितना हो गया, 27। तो x का वैल्यू यहाँ पर से आपके कितने हो जाएंगे, 3। तो x का वैल्यू यहाँ पर से 3 आ गया। पूछा क्या जा रहा है, घनाभ की लंबाई पूछी जा रही है। तो घनाभ की लंबाई कितनी थी, 3x। तो अगर x का वैल्यू 3 है तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3×3 यानी कि घनाभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 4000 रुपये प्रत्येक के मूल्य से 2 वस्तुएं बेची जिनमें से उसे एक पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे को पर बेचने पर उसे 15% की हानि हुई। उसे होने वाले कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहली वस्तु दूसरी वस्तु लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, CP और SP यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 15% का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 यानी कि 20 यूनिट का कोई सामान जो है 3 यूनिट के लाभ यानी कि कितने में बेच दिया गया, तो 23 यूनिट में बेच दिया गया। फिर यहाँ पर से 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/20। यहाँ पर क्या किया गया, 20 यूनिट का सामान 3 यूनिट की हानि यानी कि 17 यूनिट में क्या किया गया, उसे बेच दिया गया। और यहाँ पर खास करके क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों वस्तुओं का SP यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, सेम है यानी कि बराबर है। यहाँ लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 23 यूनिट है, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 17 यूनिट है। यहाँ पर तो हमें बराबर नहीं दिख रही है, तो हमें क्या करना होगा, इसे बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 17 से गुना कर देंगे यानी कि यहाँ पर CP और SP में 17 से गुना कर देंगे और दूसरे वाले वस्तु में 23 गुना कर देंगे SP और CP में, जिससे कि आपका SP यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, 23 × 17 यहाँ भी है, यहाँ पर भी आपका 23 × 17 यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते कि कितने का लाभ या फिर हानि हो रहा है। तो यहाँ पर जो है
17 दूनी 34, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 17 तिया 51, यानी कि यहाँ पर से अगर हल करते तो 51 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरे वस्तु पर जब नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 23 अगर कॉमन लेते तो 17 3, यानी कि यहाँ पर 23 तिया 69 माइनस 69, यानी कि 69 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, 69 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 51 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है पहले वाले वस्तु में, और दूसरे वाले वस्तु में जो है 69 यूनिट का जो है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल लाभ या हानि कितने यूनिट का हो रहा है, तो 51 माइनस 69 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 9 18, यानी कि 18 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किससे तुलना करना है हमें जो है ओवरऑल यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें रुपये में चाहिए, तो रुपया निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है कितना रुपया दिया गया था, 4000 रुपया दिया गया था, यहाँ पर 4000 दिया गया था। और 4000 रुपये में ये तो आपका रुपया हो गया, विक्रय मूल्य का यूनिट में जो है, यूनिट में आपका कितना यूनिट था, तो एसपी आपका कितना यूनिट था, 23 × 17, ये आपका क्या था, एसपी था। तो यहाँ पर से जब कुल रुपये को एसपी के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा तो हमें क्या चाहिए, 18 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 18 चौक 72,000, और यहाँ पर 23 × 17 करेंगे तो 17 तिया 51 1 5, 17 दूनी 34, 5 आपका कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, एक बार में आपका कितना हो जाएगा, 391, शीश आपका बच जाएगा 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके कितने हो गए 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 109, और यहाँ पर जो है हल करेंगे तो 3 सत्ते 3 अठी 24, लगभग 4 अठी 32, यानी कि 8 बार में आपका लगभग लगेगा। तो कितने बार में आपका चला जाएगा, 8 9 अठी 72 2 7, और 8 तिया 24 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 31, अंतर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आपके हो गए कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर रह गए 8 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 109 बैठाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, लगभग 3 पच्चे 4 चौक 16 आपका हो जाएगा। यानी कि लगभग जो आपके कितने का हानि हो रहा है, तो 184 रुपये का क्या हो रहा है, हानि, यानी कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कटोरे में 9 नीली गेंदें, 7 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि एक बार में 2 गेंदों को निकाला जाता है तो केवल एक ही गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हर एक बार कितनी गेंदें निकाली जाती है, 2 गेंदें निकाली जाती है। टोटल कितनी गेंदें, 9 7 16 16 5 21, तो टोटल कितनी गेंदें, 21 गेंदें हैं। और प्रत्येक बार कितनी गेंदें निकाली जाती है, 2 गेंदें निकाली जाती है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। उनमें से बोला गया कि एक गेंद कम से कम क्या होना चाहिए, सफ़ेद यानी कि वाइट होना चाहिए। तो सफ़ेद गेंद की संख्या कितनी है, 7, और कम से यानी कि सफ़ेद गेंद केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि एक बार यहाँ पर लिख देंगे, इनटू सफ़ेद गेंदों को छोड़कर बाकी जो दूसरी गेंद आएगी वो टोटल कितनी गेंद है, तो 9 नीली गेंद है, 5 काली गेंद है, तो कितनी हो जाएगी, 9 5 14। कितने बार आएंगे, एक एक बार आएगी, क्योंकि एक एक प्रत्येक बार तो आपका एक एक सफ़ेद आएगा, और जो दूसरा कलर होगा या तो नीला होगा या तो काला होगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, आपका यहाँ पर हल करेंगे तो 7 इंटू आपका कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर आपका 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो 21 इंटू 20 बाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 2 से आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। 7 से 21 कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। और यहाँ पर 7, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5, तो कितना आपका आ जाएगा आंसर, 7/15 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दी गई जनसंख्या में 20% जनसंख्या अस्थमा से पीड़ित है, जिनमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिलों में कार्य करते थे। यदि कुल जनसंख्या के 30% लोग आटा मिलों में कार्य करते हैं तो आटा मिलों में कार्य करने वाले उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अस्थमा से पीड़ित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वह जो आपका कहीं लोग जो है यानी कि टोटल जनसंख्या हम लोग क्या मान लेते कि नंबर ऑफ पीपल, यानी कि टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 100 है।
हम लोगों ने मान लिया कि कुल लोगों की संख्या कितनी है, 100 है। फिर बोला गया कि 100 में से 20% लोग क्या है, यानी कि कुल जनसंख्या में से 20% लोग क्या है, अस्थमा से पीड़ित है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 लोग क्या है, अस्थमा पेशेंट है। फिर बोला गया कि मिल में काम करने वाले कितने लोग हैं, तो टोटल लोग तो 100 है और उसका 30%, यानी कि कुल जनसंख्या का 30% लोग क्या करते हैं, आटा मिल में कार्य करते हैं। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30, यानी कि अस्थमा से पीड़ित 20 लोग हैं और आटा मिल में कार्य करने वाले 30 लोग हैं। और यहाँ पर फिर बोला गया कि जिसमें से 90% क्या अस्थमा रोगी है। तो अगर टोटल 20 लोग अस्थमा रोगी है तो 20 का 90% कितना हो जाएगा, 20 का 90% 18 लोग होता है। यानी कि 18 लोग ऐसे हैं, यानी कि 18 लोग जो अस्थमा पीड़ित है वो ऐसे लोग हैं जो आटा मिल में काम करते हैं। और टोटल मिल में काम करने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। तो हमें क्या करना है, तुलना करना है कि अस्थमा से पीड़ित किससे तुलना करेंगे, आटा मिल में कार्य करने वाले से। तो और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, सुनना सुना आपका चला गया, 3 से 18 6 बार में चला जाएगा, 6 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 मीटर ऊंचे एक वॉच टावर से टावर के आधार से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा में स्थित दो चट्टानों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि चट्टानों की एक ही दिशा में है तो उनके बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके का आपका फिगर बनेगा, ये आपका यहाँ पर एंगल, एक आपका यहाँ पर एंगल बनेगा। यहाँ पर वॉच टावर की लंबाई कितनी दी गई है, 200 मीटर दी गई, कितनी दी गई, 200 मीटर दी गई है। और यहाँ पर आपका एक ही दिशा में सही है आपका। यहाँ पर फिर आपके कितने दिए गए, यहाँ पर ये 30 डिग्री दिएगा और यहाँ पर ये जो आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री, यहाँ भी 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर होगी। और आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने वाला कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। और ये जो आपका कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका टोटल हो जाएगा 3 यूनिट। कितना हो जाएगा आपका, √3 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट नहीं होगा आपका, कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो है टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर है तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 200 √3 मीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 √3 मीटर। तो यहाँ पर सॉरी ये आपकी कुल लंबाई है, सॉरी ये आपकी इतनी लंबाई नहीं है, ये आपकी कुल लंबाई है, कितनी है, 200 √3 मीटर। हमें क्या चाहिए, इतनी की लंबाई चाहिए। तो ये लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे यानी कि पूरे भुजा की लंबाई कितनी है, 200 √3 माइनस क्या कर देंगे, ये वाली लंबाई को माइनस कर देंगे। तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, 200। तो आपको अगर यहाँ पर से 200 कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, √3 - 1 होगा। तो यहाँ पर आपका 1 - √3 है, तो ये आपका यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये आपका क्या होगा, √3 - 1 होगा, 1 - √3 नहीं, √3 - 1 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्या करना है, सिंपल सा इसे सिंप्लीफाई कर लेना। √75 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 75 यानी कि 5√3। अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। 5 से पहले तो 25 बार में, सॉरी 15 बार में, 5 से ये 15 बार में, और 5 से आपका कितने बार में, 3 बार में। तो 5 कितने बार था, 2 बार था, तो ये रूट से बाहर आ जाएगी, या 3 एक बार थे तो ये रूट के अंदर रहेगी। प्लस 147 आपके कितने हो जाते, 7 7 49 तिया, यानी कि कितने हो जाएंगे, 7√3। तो 7√3 + 5√3 आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12√3 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13, 26, 39 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेष पर बचता है। तो एक तो आज आपका हो जाता है इस तरीके के प्रश्न को कि बाई ऑप्शन हल कर लीजिए या फिर बेसिक से भी है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या देखना है कि जिसे विभाजित करने पर 1 2 3 शेष पर बचे। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, 12।
12 से 13 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा 1। 12 को यानी कि 26 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना शेषफल आएगा 2, क्योंकि 12 दूनी 24, 2 शेषफल बचता है। 39 को 12 से डिवाइड करेंगे 36, 3 शेषफल बचेगा। यानी कि सबसे इन ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या 12 है और 12 से डिवाइड करने पर इन तीनों संख्याओं का शेषफल कितना बचता है 1, 2, 3 बचता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इस हिसाब से 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो हो गया आपका बाय ऑप्शन से बनाने का तरीका। अगर आपको बेसिक से बनाना है तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे, और यहाँ पर जो शेषफल दिया गया उसको क्या करेंगे, इन अंकों में से यानी कि इन संख्याओं में से जो शेषफल दिया गया उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर से आपके कितने हो जाएंगे 24, और यहाँ पर से आपके कितने हो जाएंगे 36। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसका क्या करेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक लेंगे। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करती है, 12 है, 24 है, 36 है। इन तीनों संख्याओं का यानी कि अंकों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का एचसीएफ आपका हो जाएगा 12। तो इस तरीके से आप बेसिक से बना सकते हैं। बाय ऑप्शन भी मैंने बता दिया और बेसिक से भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में बोला जा रहा है कि दिया गया बार ग्राफ में 18 और 19 यानी कि 2018 और 2019 के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा बेचे गए विभिन्न ब्रांड पी, एल, एस, ई और एच के एयर कंडीशनर यानी कि एसी की कुल संख्या 1000 को दर्शाता है। तो ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर आपके क्या दिए गए, इधर आपका दिया गया डिफरेंट ब्रांड ऑफ एसी यानी कि अलग अलग ब्रांड के आपके एसी है उनका नाम दिया गया है, जैसे कि पी है, एल है, एस है, ई है और एच है। और यहाँ पर जो आपका ऑरेंज में वो क्या है, 2019 में एसी का जो है बेचे गए संख्या दी गई है और 2018 में बेचे गए एसी की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रांड के इनमें से किस युग्म के लिए 18 और 19 दोनों वर्षों में बिकने वाले एसी की कुल संख्या समान थी। तो कौन से कंपनी की 2018 और 19 दोनों की योग के समान थी वो हमें देखना है। तो सबसे पहला ये इस तरीके का प्रश्न हमेशा बाई ऑप्शन से चेक कीजिएगा, क्योंकि बाई ऑप्शन ही तरीका होता है इस तरीके का प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे यच और यल। तो यच का इन दोनों सालों में योग कितना है, 34 और 34 है, तो 34 34 आपका कितना हो जाएगा 68 यानी कि 68। और दूसरा आपका क्या है यल, यल आपके यहाँ पर कितने 38 है 30 है, 38 38 कितने हो जाते हैं 68। तो दोनों में हमें क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शनों को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन ही हमें मैच कर गया है कि दोनों का यहाँ पर सेम हो रहा है योग। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में बोला जा रहा है कि लाइन ग्राफ वर्ष 2017 और 2018 के लिए एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई विज्ञान, जिसे यस से डिनोट किया गया, कला यानी कि आर्ट डी से डिनोट किया गया, हिंदी एच से, गणित यानी कि मैथ एम से डिनोट किया गया और अंग्रेजी इंग्लिश ई से डिनोट किया गया कि पुस्तकों की कुल संख्या 1000 को दर्शाता है। तो ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ष 2017 और 2018 के बीच किस विषय की पुस्तकों की बिक्री में सर्वाधिक गिरावट आई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 2017 और 2018 में अत्यधिक गिरावट हमें ज्ञात करनी है। तो 2017 आपका कौन है, डॉट डॉट आपके दिए गए और 2017 को दर्शाती है, और जो आपका लाइन दिया गया है वो आपका 2018 दर्शाता है। तो यहाँ पर 2017 में यहाँ पर था और 2018 में इस जो है यस वाले आपका कोर्स जो बुक था वो क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर तो गिरावट का पूछा जा रहा है, यानी कि आपका यस यस आपके किसको डिनोट करते हैं, विज्ञान को, यानी कि विज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ऑप्शन में भी नहीं दिया गया विज्ञान में। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा आपका क्या है डी में यहाँ पर 2017 में 25 थे और क्या हो गए 40 हो गए। तो यहाँ भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगा। डी किसे डिनोट करती है, कला को, यानी कि कला भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे यच यच यहाँ पर तो 2017 से 2018 में गिरावट हुई है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो यम में भी हमें क्या दिख रही है, बढ़ित, यानी कि गिरावट की जगह हमें बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर यच जो है किसे डिनोट किया जाता है, हिंदी को, तो हिंदी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन आपका, एक आपका यहाँ पर यश यानी कि विज्ञान ये आपका यहाँ पर ये आपका क्या, सॉरी यश नहीं, आपका यहाँ पर यच। तो यच यानी कि आपका यच में आपके गिरावट हुई है, यच हिंदी, सॉरी हिंदी आपका हिंदी में गिरावट हुई है। और यम आपका क्या था,
यम आपके सॉरी गणित है, हिंदी में तो गिरावट हुई है, गणित में गिरावट की जगह बढ़ोतरी है, तो गणित आपका नहीं हो सकता है। हिंदी और अंग्रेजी में हम लोग चेक करेंगे। हिंदी आपका कौन है, यच, ये वाला आपका हिंदी, और ये जो आपका क्या है, अंग्रेजी है। तो गिरावट हमें किस में देखने को मिल रही है, 30 से यहाँ पर कितने हो गए, 25 हो गए, यानी कि 5 यूनिट की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 32 से कितने हो गए, 20 हो गए, तो 12 यूनिट की गिरावट दिख रही है। तो किस में हमें ज़्यादा गिरावट दिख रही है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश वाले में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में बोला जा रहा है कि भारत के 5 अलग अलग राज्यों से यूपीएससी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर आपके क्या दिए गए, राज्य के नाम दिए गए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल, और यहाँ पर वर्षों के नाम दिए गए, और अलग अलग यहाँ पर जो है यूपीएससी परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है। क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ष 2016 और 2017 के दौरान आंध्र प्रदेश से परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या और उत्तर प्रदेश से परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो हमें देखना कौन कौन सा, आपका आंध्र प्रदेश देखना और आपका उत्तर प्रदेश देखना है। तो पहले आंध्र प्रदेश का हमें कौन कौन सा ईयर देखना, 16 और 17। तो 16 और 17 का योग कितना हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, 400 और 260 यानी कि 660 होगा। अनुपात किससे चाहिए, उत्तर प्रदेश। 16 17 देखेंगे, 5 4 9, क्योंकि 450 है, 500 है, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 950। शून्य से शून्य आपका चला जाएगा, तो अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 66 अनुपात 95, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका क्या है, फिर से अलग ग्राफ है। तो ग्राफ पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 वर्ष 2012 से 2016 के दौरान एक कंपनी की 3 शाखाएं ए, बी और सी द्वारा XYZ ऑटोमोबाइल के उत्पादन के आंकड़ों को 1000 में दर्शाता है। यहाँ पर आपके क्या दिए गए, क्वांटिटी इन 1000 नंबर यानी कि संख्याएं दी गई है। मोबाइल नंबर जो भी आपका ऑटोमोबाइल बनते हैं वो आपकी यहाँ पर संख्या दी गई है प्रत्येक वर्ष की। और यहाँ पर जो जैसे कि 2012 में ए, बी, सी इस तरीके से डिनोट किया गया है अलग अलग शाखाओं का। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किस शाखा में XYZ ऑटोमोबाइल के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न को बाय ऑप्शन सबसे बेहतर तरीका होता है बनाना। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 100% की वृद्धि के साथ शाखा सी में। तो 2012 में आपके जो है कितने थे, 50 थे। 2016 में आपके सी कितने हो गए, 60 हो गए। तो 50 से कितने हो गए, 60। कितने की वृद्धि हुई, 10 की। कितने में, 50 में। तो क्या ये 100% वृद्धि दिख रही है, नहीं। 50 से 100 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि ये वृद्धि कितने की है, 20% की है। तो यहाँ पर तो 100% बोला जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करेंगे तो दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50% से अधिक वृद्धि के साथ शाखा ए में। तो ए आपका कौन सा है, ये वाला। तो ए जो है 40 से कितना हो गया, 50 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 10 की। कितने में, 40 में। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। 20 से काटेंगे 2 बार में, ये 5 बार में 10, और 2 से 10 काटेंगे 5 बार में, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर तो 50% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तीसरा चेक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग 50% की वृद्धि के साथ शाखा बी में। तो शाखा बी में यहाँ पर जब देखेंगे तो 30 से आपका कितना हो गया, 55 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई। कितने में, 30 में। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 6 बार में। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये आपके कितने बार में, 50 बार में। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि 250/3, 3 8 24, 3 3 9, यानी कि 83.33% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही थी। यहाँ पे तो 50%, यानी कि 3 गलत है। 4 को देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 80% से अधिक वृद्धि के साथ शाखा बी में। तो 80% से अधिक तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है बी में। कितनी हो रही है, 83.33%। तो 80% से अधिक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।